तो आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का और आगे बढ़ते हैं। 2024 के चुनाव में सभी सियासी दल अपने अपने दांव पेच आजमा रहे हैं, लेकिन बंगाल की धरती पर इस चुनाव को लेकर काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में एनआईए के ऊपर हुए हमले ने एक बार फिर राज्य की सियासत में उबाल ला दिया है। शनिवार को जब मेथीपुर विस्फोट मामले में कार्रवाई करने के लिए जांच टीम मौके पर पहुंची, उस पर अटैक किया गया। अब इससे उलट मामला और आगे बढ़ गया है। सीएम ममता बनर्जी ने एक गंभीर आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि रात के अंधेरे में एनआईए टीम ने महिलाओं पर हमला किया। अब उस आरोप के बाद तृणमूल कांग्रेस के गिरफ्तार नेता मनोव्रत जना की पत्नी ने भी पुलिस में जाकर एनआईए अधिकारियों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवा दी है। छेड़छाड़ वाले चार्जेस भी शिकायत में लगवा दिए गए हैं। अब जब इस विवाद ने ज्यादा तूल पकड़ लिया है, जांच एजेंसी ने सामने से आकर सभी आरोपों को नकारा भी है और इस पूरी घटना को ही दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया है। तो एनआईए टीम पर हमले को लेकर के ये बड़ी खबर है। ममता सरकार पर शुवेंदु अधिकारी का बड़ा हमला सामने आया है कि बुआ भतीजा ये हमला करवा रहे हैं। ममता और अभिषेक बनर्जी पर शुवेंदु ने ये सवाल उठाए हैं। पश्चिम बंगाल में अब गरमाने लगी है बीजेपी टीएमसी की जो लड़ाई है। जबानी जंग लगातार तेज हो रही है और एनआईए की इस रेड के बाद वहां का सियासी माहौल और ज्यादा उबलने लगा है। वार पलटवार हो रहे हैं। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं एनआईए पर, एनआईए की पूरी जांच एजेंसी पर, जो अधिकारी वहां पर पहुंचे थे। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का एक केस भी दर्ज करा दिया गया है और उधर एनआईए की तरफ से भी सफाई दी गई है। ये हर साल रामनवमी का पहले गुमराह करने का काम और पोलराइजेशन करने का काम ममता बनर्जी खुद करती है। ये बहुत खराब इंसिडेंट है। दूसरा समुदाय का जुलूस में ममता बनर्जी साइलेंट रहती है, इसलिए कुछ नहीं होता है। और जब सनातनी का त्योहार आता है, ममता बनर्जी ने खुद पिछले साल ममता बनर्जी ने खुद आग लगाई, इसलिए डालखोला, शिवपुर, हावड़ा और रिसड़ा में इतना राम भक्त के ऊपर अत्याचार हुआ। उसमें भी एनआईए हुआ है हाई कोर्ट का ऑर्डर से। ये लोग सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट उनका पिटीशन रिजेक्ट सेट असाइड कर दिया। इसलिए इस बार चुनाव चल रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी है, स्टेट में सीएपीएफ मौजूद है। और सीधे चलते हैं कोलकाता। रैनिक दत्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं कोलकाता से और मेहंदी गर्ग यहाँ दिल्ली से मेरे साथ हैं। रैनिक, जो सिचुएशन वहाँ पर है, जो बयान आ रहे हैं, पहले पूरी घटना बताइए, क्या हुआ है, क्या आरोप एनआईए पर टीएमसी की तरफ से लग रहे हैं? जी देखिए, टीएमसी की तरफ से एनआईए के ऊपर जो आरोप दिया जा रहा है, उस पर कहा जा रहा है कि एनआईए का जो एसपी रैंक डायरेक्टर, उनके साथ बीजेपी का एक लीडर का एमसीसी लागू होने के बाद मुलाकात हुआ था, वो भी सॉल्टलेक का न्यू टाउन का एक फ्लैट में, जिसका रजिस्टर्ड में उसका नाम यानी जितेंद्र तिवारी, बीजेपी का लीडर जितेंद्र तिवारी का नाम मिला है। और उसका तस्वीरी टीएमसी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो लोग सामने ले आए। और उसके साथ साथ ही उन लोगों का क्लेम है कि एनआईए के साथ बीजेपी मिला हुआ है और बीजेपी की तरफ से लिस्ट दिया गया है, जिस लिस्ट के मुताबिक टीएमसी का जो लीडर्स है उनके ऊपर एक्शन ले रहे हैं एनआईए। इस ऐसा क्लेम एनआईए के टीएमसी की तरफ से है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि जो एनआईए के ये घटना, एनआईए का जो ये एसपी रैंक ऑफिसर, उनके जो घर का जो रजिस्टर को सामने रखते हुए इस तरीके का जब आरोप टीएमसी की तरफ से लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ दूसरा जो एजेंसी है ईडी, सीबीआई और उसके साथ इनकम टैक्स, ये एक एजेंसी को भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा टीएमसी का कहना है। टीएमसी का ये भी कहना है कि कुछ दिन पहले भी देखा गया था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से महुआ मोइत्र को समन भेजा गया था। महुआ मोइत्र की तरफ से तब नहीं जाके महुआ मोइत्र की तरफ से मेल करके बोला गया था कि वो इलेक्शन कैंपेन में बिजी है और इसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं।
दूसरी तरफ देखा जाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से राज्य के मंत्री अरूप विश्वास के जो भाई, उनके घर में 3 दिन लगातार 3 दिन तक छापामारी किया गया था। उस घटना को लेकर भी टीएमसी की तरफ से बयानबाजी हुआ था। दूसरी तरफ देखा जाए ईडी के जो घटना, शेख शाहजहां के जो घटना में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर हमला हुआ था, जी। ईडी का जो कार्रवाई चल रहा था, जी उसको लेकर भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बार बार से मेहंदी, एक इसको ही लेकर क्लेम के किया जो जा है रहा था हमने देखा है होम मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत रिएक्शन आता है कि देखिए जो एजेंसी वहां पर पहुंचती, सेंट्रल एजेंसी, उसी पर ही सवाल उठते हैं और उसे काम नहीं करने दिया जाता। इसको लेकर के अब तक कोई अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जो पश्चिम बंगाल की लड़ाई है, टीएमसी बनाम बीजेपी, वो अब दिल्ली तक पहुंच गई है, क्योंकि टीएमसी के जो नेता हैं वो सभी इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं और यहां पर ये गुहार लगाई जा रही है टीएमसी की तरफ से कि जितने भी जांच एजेंसियां हैं, एनआईए है, ईडी है और सीबीआई है, उनका केंद्र सरकार की तरफ से गलत उपयोग किया जा रहा है। तो इसको लेकर टीएमसी लगातार आरोप लगा रही है, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के केस में हो या फिर अब टीएमसी के केस में हो, कि ये सभी जो कार्रवाई है वो जांच एजेंसियों की तरफ से की जाती है, ईडी, सीबीआई या एनआईए की तरफ से की जाती है, जिस पर अगर कोर्ट तक मामला जाता है तो कोर्ट उस पर संज्ञान लेती है। इसमें केंद्र सरकार का कोई भी रुख नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले टीएमसी से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ईडी और सीबीआई को लेकर बड़े आरोप लगाए गए थे। आतिशी ने ये गंभीर आरोप लगाए थे केंद्र सरकार पर कि दबाव बनाया जा रहा है और ईडी और सीबीआई जो है वो अब स्वतंत्र रूप से काम नहीं करती है। तो ऐसा ही सेम बयान अब टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी और टीएमसी की तरफ से भी देखा जा रहा है कि वो सेम बयान उनकी तरफ से यहाँ पर दिया जा रहा है। तो अब जो प्रोसेस है वो बढ़ता जा रही है, जो ये लड़ाई है, बयानबाजी है, ये बढ़ती चली जा रही है और दिल्ली तक ये जो चिंगारी है अब आग की तरह देखने को मिलेगी, क्योंकि चलिए। अगर बयानबाजी टीएमसी की तरफ से की गई है तो बीजेपी जवाब ठीक है। जरूर देगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मेहंदी इस पूरी जानकारी के लिए। रैनक दत्ता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, कोलकाता से हमें जानकारी दे रहे थे। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ अरविंद मोहन जी भी जुड़ गए हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं इंडिया न्यूज़ के। आलोक मेहता जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अजीत मंदोला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक जाने माने हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। अरविंद जी, जो माहौल धीरे धीरे बनता जा रहा है, जैसे जैसे चुनाव परवान चढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, माहौल में गर्मी आती जा रही है और सारा माहौल उसी तरफ जा रहा है। रामनवमी, पिछले साल भी दंगे वहां पर हुए थे, बहुत बड़ा बवाल हुआ था। इस बार भी क्योंकि चुनाव है तो और ज़्यादा राजनीतिक माहौल गरमा रहा है इस पूरे मामले को लेकर। पिछले साल के दंगों को लेकर राम भी आ गए हैं, तमाम जो बयानबाजी है वो आप देख ही रहे हैं। क्या 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 बनेगा, क्या किस तरह का आप आगे देखते हैं माहौल? देखिए, बीजेपी से तृणमूल की लड़ाई अब लंबा पीरियड हो गया, कोई बहुत आज की लड़ाई नहीं है, काफ़ी लंबा पीरियड हो गया। और बीजेपी ने इसमें 2-3 तरह की स्ट्रेटजी की। एक दौर में उसने मुसलमानों में घुसपैठ करने की कोशिश की, अपनी पैठ बनाए और थोड़ा अगड़ा पिछड़ा और इन नामों से भी कोशिश की। फिर उसने हिंदुओं में भी मतवा समाज को खास तौर से, जिसकी गिनती पहले आमतौर पे बंगाल के पॉलिटिक्स में, बंगाल में जाति की गिनती बहुत कम है, बहुत ही कोई ऐसा जातिगत पोलराइजेशन नहीं है। लेकिन बीजेपी ने बड़े सिस्टमेटिक ढंग से मतवा समाज को, नामशूद्रों को एक तरफ करने की कोशिश की। नामशूद्रों का बड़ा हिस्सा बांग्लादेश में है, तो फिर वो बांग्लादेश से भी उसको जोड़ा गया, सीए से भी उसको जोड़ा गया। फिर हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स भी बहुत तेजी से हुई और ममता बनर्जी कोई कमज़ोर नहीं है, उन्होंने भी इन सब का जवाब अपनी ओर, मतवा समाज के लोगों को भी राज्यसभा में भेजा, फिर चुनाव में उनको महत्व दिया और मुसलमानों को पोलराइज करने की अपनी पॉलिटिक्स चलती रहती है। हिंदुओं में भी उन्होंने अलग अलग हर जगह अपनी पैठ बनाई। अब ये उसका नया एक पक्ष है जो केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से शुरू हुई है और ये सिर्फ बंगाल का फिनोमेना नहीं है, ये सब जगह हुआ है। बंगाल का स्पेशल ये है कि बंगाल में टीएमसी काफ़ी ऑर्गेनाइज और गांव के स्तर तक पे ऑर्गेनाइज है और बंगाल के समाज में इस तरह से कोई जाके वहाँ किसी को गिरफ्तार करते, किसी को पकड़ के लेके आ जाए, गांव में ही उसकी पिटाई तो लेकिन करे। अरविंद सर, हमला थोड़ा ना हो जाता है, मतलब ईडी का सिर फोड़ देना,
फिर ईडी को कोर्ट चले जाना, अजीत जी, और फिर उसके बाद अब एनआईए का चले जाना, मामला यहाँ पर सेंटर की तरफ से जो है कोर्ट में चले जाना। भाई है तो भारत में ही ना, भारत का ही अंग है वो, जाति तो वहाँ पर वो संदेश अपनी खाली जगह है, कार्रवाई के लेकिन एक लिए तो हर एजेंसी सोसाइटी का पहुंची अलग थी। अलग व्यवहार है। और उससे भी बड़ा ये है हाँ। कि जब बीजेपी के नेता के साथ ईडी के बैठक का प्रमाण टीएमसी दे रही है। कर रहे थे पश्चिम बंगाल की, जहां पर टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। ममता सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीच एनआईए की रेड होती है, वहां पर एनआईए पर हमले की कोशिश होती है, यह आरोप है। लेकिन आरोप ममता बनर्जी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से लगाए गए कि वहां पर एनआईए अधिकारियों के साथ अभद्रता, महिलाओं के साथ की एनआईए अधिकारियों ने, और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। आलोक मेहता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, ये क्यों आशंका है कि रामनवमी के मौके पर वहां हिंसा होगी? इस तरह की आशंकाएं ममता बनर्जी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से लगाई जा रही हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए अबुल जी, हम लोग जानते हैं कि पहले वर्षों के दौरान इस तरह के जब चुनाव आते थे तब हथियारों का इस्तेमाल बंगाल, बिहार, खास करके इन दो राज्यों में या पूर्वोत्तर में बहुत होता था। और इसलिए खासकर ये त्योहार रामनवमी का, इसको एक सांप्रदायिक कलर देने की जो कोशिश है, हो सकता है कोई तत्व हो, हम नहीं कह रहे, उनके पास भी, चूंकि ममता बनर्जी सरकार में है, राज्य सरकार के पास रिपोर्ट हो सकती है, लेकिन मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ कि जो बड़ी पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी होती है, बिहार जैसे राज्य में भी, वहां जब चुनाव उनाव होता था तो उनके लोग आकर कहते थे कि भाई दंगा होगा, एक दो लोग से ज्यादा नहीं मरेंगे, पूरा एक है, मतलब उस तरह की तैयारी भी है। तो ये आप बताएं कि ये आज की जो ये 30 साल पुरानी बातें बता रहा हूँ जी। इसलिए ये शंका उनकी होना या उनकी तरफ से, और दूसरा वहां पर अधीर रंजन चौधरी एंड कंपनी है जो माओवादी के साथ नक्सल होने के नाते उनको इंदिरा गांधी ने जेल में भेजा था, और ममता बनर्जी टकराए तो वही रहे हैं। तो कोई भी ऐसी स्थिति पैदा हो जिससे कि लोग समाज में बंटवार हो, इसलिए। लेकिन एनआईए पर भी हमला होना, जो आप पहले भी कर रहे थे, मेरा मानना है कि देखिए सीबीआई पर हुआ, वो एजेंसी एनआईए तो मतलब देश की सुरक्षा के मामलों में देखती है, उन पर भी जिस तरह से किया। अच्छा, जब कोई जांच पड़ताल के लिए जाता है तो आपको किनारे खड़े रहने को कहेगा, चाहे आप बड़े बड़े पत्रकार हो, संपादक हो, कोई बड़ा पद पर भी होगा तो उसको यदि उसका कार्ड देखा जाएगा, कुछ क्या। आलोक सर, हमने देखा है कि पैरामिलिट्री लेकर के जाते हैं, वो तो पैरामिलिट्री को भी सेंटर फोर्स कह करके उसके ऊपर भी हमला कर देते हैं कि भाई पैरामिलिट्री भी सेंटर की है, वो भी मिली होगी। राहुल लाल, क्योंकि एक तरीके से सेंटर वर्सेस स्टेट, ये पूरा इलेक्शन में एक तरीके से ऐसे हो जाता है कि देखिए सेंटर हमको काम नहीं करने देता, सेंटर अपनी फोर्सेस भेजता है और हम यहाँ पर अपने तरीके से काम करते हैं, हमारी पुलिस के ऊपर भी हमला होता है। तो ये सेंटर वर्सेस स्टेट का जो है नैरेटिव है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि जो अलग अलग संवैधानिक संस्थाएं हैं, सचिन जी, उसका दुरुपयोग इस हद तक पे हुआ है कि राजनीति यहाँ पे पहुंच गई है। एनआईए जैसे, मैं आलोक जी की इस बात से सहमत हूँ कि एनआईए जैसी सुरक्षा एजेंसियां हैं, काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन अब सीबीआई, एनआईए, ईडी, इनकम टैक्स, इनके दुरुपयोग का मामला कि आप हर मामले में विरोधी राज्य में चुनाव के समय में भी उसका उपयोग कर रहे हैं। इस कारण से विपक्ष के ममता बनर्जी जैसे शुराओं को जो है कि वो ताकत मिलती है। बीजेपी अगर 10 साल के पीरियड में इस प्रकार का दुरुपयोग ना करती, देखिए दुरुपयोग हर शासन में हुआ है, लेकिन उसकी सीमा बढ़ गई है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई पिंजरे का तोता है, लेकिन आज जब हम लोग 2024 में बातचीत करते हैं तो इन एजेंसियों का जो पिंजरे का तोता है, उसका पिंजरा और भी काफी छोटा हुआ दिखाई देता है हम लोगों को। ये एक दुखद सी स्थिति है। आप वहां पे देखिए, हम लोग देखते हैं कि सीबीआई जाती है जांच के लिए, और फिर उसके ऊपर भी केस मुकदमे की स्थिति होती है। और सीबीआई के मामले में तो हम लोगों ने दिल्ली में देखा था 2018 में कि किस तरह से यहाँ पे 1 और 2 के बीच में जो है कि टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी सीबीआई के, और बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों को दिल्ली हेड ऑफिस में भेजना पड़ा था। ये एक दुखद सी स्थिति है। मुझे लगता है कि ठीक है राहुल लाल, मैं आऊंगा आपके पास। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात कही, आपने कहा कि इसका दायरा और बढ़ गया है। दुरुपयोग सभी सरकारें करती हैं, लेकिन आपके मुताबिक ये दायरा और बढ़ गया है। अरविंद जी, एक महत्वपूर्ण बात, अगर ये तो चुनाव की बात है, अगर इन 10 सालों में हम देखें तो जिस तरह के आरोप केंद्र सरकार पर लगे, खास तौर से उन सरकारों ने, उन राज्य सरकारों ने लगाए जहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, उन राज्य सरकारों ने इस तरह के आरोप लगाए। तमाम ये आरोप लगते रहते हैं कि साहब जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। और ये जो टकराव है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच,
क्या ये किसी तरह का खतरा है भारत का जो एक संघीय ढांचा है उसको लेकर? देखिए, इलाज तो खुद कर लेती है हमारी व्यवस्था, लोकतंत्र की व्यवस्था जो है वो खुद इलाज करती है। लेकिन दुरुपयोग तो इस लेवल सीबीआई और ईडी और इसी का मामला नहीं है। आप राज्यपालों की भूमिका देखिए, आज की हाँ। तारीख में कम से कम 8-10 राज्यपाल किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं, इंक्लूडिंग बंगाल के राज्यपाल। तो जज आज वो रिटायर होते हैं, कल बीजेपी उनको टिकट पकड़ा, तो न उस जज को कोई लिहाज है इस बात का कि वो जज के कुर्सी से जा रहे हैं, और न बीजेपी को इस बात से कोई परहेज है कि कल तक वो भाई साहब जो जजमेंट दे रहे थे उस पर ये लेवल लगता था कि ये बीजेपी के आदमी हैं, आज हम टिकट देके उसको कंफर्म कर। आरोप तो तब भी लगता था कि ये बीजेपी के आदमी हैं और इस तरह के जजमेंट दिए जा रहे हैं, और जैसे वहां से निकले उनको तुरंत। तो इसलिए ये एफर्ट तो लगातार हो रहा है, और इस तरह की कोशिशें एक जमाने में कांग्रेस राज्य सरकारों को बर्खास्त करो और फिर गवर्नर का इस्तेमाल उस तरह से होता था कि हर बात में राज्य सरकार पर। लेकिन आप आज देखेंगे कि आज अब गवर्नर के बस की चीज ये नहीं है कि वो जल्दी किसी हाउस को ऐसे भंग कर दें और किसी सरकार को गिरा दें। उसकी भी एक बहुत साफ सुथरी प्रक्रिया बन गई है कि हाउस की मेजोरिटी कहाँ तय होगी और कौन तय करेगा, और सब करके भी। लेकिन अब तक भी अगर रिकॉर्ड राज्य सरकारों को गिराने का कहीं है तो अरविंद जी, वो मेरे हिसाब से तो आलोक सर हम काउंट करें तो वो कहीं नज़दीक नहीं पहुंचेगा इन जो है बीजेपी की इस काउंटिंग से। और रही बात लिहाज की, तो सर जब पैरेट केज पहले कह दिया तो मॉरलिटी क्या अभी ही, अब जिसे कहते हैं 2014 के बाद से ही मॉरलिटी की एक बड़ी लकीर जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी होनी चाहिए? देखिए, हम हमेशा अपेक्षा करेंगे सब कुछ स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, और जैसा अभी कह रहे थे, लेकिन जैसा उन्होंने खुद भी माना, अरविंद जी ने भी, कि पहले राज्यपाल रामलाल जैसे राज्यपाल होते थे, एनटीआर को कैसे बंद किया था, इतने ही ऐसे उदाहरण है। तो पहले होता था, या इवन अपनी सरकार होते हुए भी गोविंद नारायण सिंह जी राज्यपाल थे और भागवत जा चीफ मिनिस्टर थे, तो छठ के लिए कैसा हो इसके विवाद सड़कों पर और अखबारों में छापना पड़ता था। तो विवाद, और राज्यपाल अब समय मुश्किल क्या है, ममता बनर्जी राज्यपाल के पास जो अधिकार है, या राजस्थान में जो कलराज मिश्र के पास अधिकार रहे, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार कहती विश्वविद्यालय भी तुम्हारे अधीन नहीं होंगे। फिर राज्यपाल का, कांग्रेस के पास बड़ा बहुमत था, 425 भी थी, राज्यपाल का प्रावधान ही खत्म कर दे, राष्ट्रपति का भी प्रावधान खत्म कर दे। भाई वो तो जब प्रधानमंत्री को यदि आज आरोप लगाते हैं, पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का दस्तखत लेकर रखते थे, जेल सिंह का लिखी डायरिया पढ़ लीजिए। तो इसलिए ये है कि पहले क्या इस्तेमाल होता था, अब क्या होता है, तुलना भी मैं नहीं करना चाहता। मेरा ये कहना है कि आप राज्यपाल, ये तो प्रशासकीय हैं, ये कोई पॉलिटिक्स से नहीं आए हैं, अच्छे लेखक रहे हैं जो इस समय वहां पर गवर्नर है बंगाल में। तो कुछ लोग ऐसे राजनीति से आते हैं, तब हम कहते हैं राजनीतिक आदमी नहीं आना चाहिए। प्रशासक आता है तो हम और आप लिखते हैं कि इसमें जनता की समस्या क्या समझ में आएगी। कांग्रेस के अच्छे राज्यपाल भी बने, कांग्रेस के ऐसे राज्यपाल बने जिन्होंने उसको बोतल बना दिया, मैं नाम नहीं ले सकता उनका यहाँ। सवाल यहाँ पर राजनीतिक होने का या ना होने का अरविंद जी नहीं है। यहाँ पर सवाल ये है कि क्या राज्यपाल संविधान के अनुसार चल रहे हैं या केंद्र सरकार के अनुसार चल रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये उठाया था अरविंद जी ने कि क्या वो संविधान में जो उनके सीमा है, जो अधिकार हैं, क्या वो सिर्फ उसको फॉलो करते हैं या केंद्र सरकार की एक कठपुतली के तौर पर? देखिए, ये है कि देखिए उनको रिपोर्ट किसको करना होता है, राष्ट्रपति को या गृह मंत्रालय को। केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट में, आज भी कर्नाटक गई ना सरकार, राज्यपाल यदि किसी चीज को रोकते हैं या केंद्र सरकार कुछ नहीं देती है, तो हमारे यहाँ तो पैरेलल सिस्टम है। लेकिन आप कहेंगे गवर्नर खाली कठपुतली है, हाथ में दस्तखत करेंगे, जो चीफ मिनिस्टर ने भेजा उस बिल को तुरंत पास करके भेज दीजिए, राष्ट्रपति को भेजा उसको तुरंत पास करके भेज दीजिए। ये जो स्थिति है, ये मैं मानता हूँ कि कई लोग राजनीति का उसका होता है, उपयोग भी होता है, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो आप कह रहे हैं संविधान के खिलाफ कोई राज्यपाल नहीं कर पाएगा। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है कि उसके बाद आप अदालत में, जैसे कहीं सुप्रीम कोर्ट उसको, अभी आपको एक राज्यपाल को हटना पड़ा, वो चाहे चुनाव में लड़ने चले जाए। तो इसलिए ऐसे कितने ही उदाहरण में आपको 50 हैं, सब जानते हैं। राज्यपाल का मामला हो या एजेंसियों का है, सीबीआई में कौन लोग आते हैं, राज्यों के प्रशासन पुलिस अधिकारी को ही यहाँ रखा जाता है।
वो कभी बंगाल में, उड़ीसा में, कभी मध्य प्रदेश में, नहीं, कभी ये राजस्थान टकराव में, कहीं देखा काम गया किया ना, होता है। ये टकराव असल में देखा गया, दिल्ली में देखा गया, नियुक्तियों को लेकर जिस तरह से टकराव हुआ वो देखा गया, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, यही बंगाल में उसके ही। बाद एक नहीं नया तमिलनाडु कानून बना में लिया। तो फटकार के बाद मंत्री को शपथ दिलाना। सर वो जी, तो जी। ठीक है, ये ये सरकार बंगाल यदि में, कड़ी होगी, बंगाल में ही कौन यदि आप राज्यपाल हुआ कठोर करते थे निर्णय सर, लेंगे आप तो किस किसी को पद बुरा पर है आप लगेगा। जानते ही हैं। सचिन जी, जब हम कड़वी बात कहते हैं या जो कड़वा कोई बात सरकार फैसले लेती है, सबको खुली छूट दे दो, तू भी खा मैं भी खाऊं, वो जो स्थितियां थी, पहले राज्यपाल मुख्यमंत्री मिल जाते थे, कई बार कई काम विश्वविद्यालय में फलाना गड़बड़ हो रहा है। इंडिया न्यूज ने पिछले साल में कितना चलाया, राज्यपाल वहां पर विश्वविद्यालयों को लेते। यदि राज्यपाल गड़बड़ करने को तैयार है तो कोई ऐसा नहीं कि मीडिया नहीं बोलता है। जी। राज्यपाल को एक्सपोज किया, इंडिया न्यूज सामने उदाहरण है, आप उठा के देख लीजिए फाइलें और उसको उठा के। लेकिन क्या कहना है कि नहीं साहब, राज्यपाल को तो नहीं होगा, और राज्यपाल साथ भी ही पारदर्शिता हो साथ सकती ही है। एक और चीज़ वो जिसका जिक्र कर रहे थे अरविंद जी, राहुल जी, एक जिसे कहते हैं रिटायर्ड जो सेवक होता है या रिटायर्ड कोई जज है, पब्लिक सर्वेंट हो गया, जज हो गया, वो भी तो एक अच्छा राजनेता हो सकता है। अब ये जिसे कहते हैं ये इत्तेफाक हो सकता है वो कौन सी पार्टी को चुनता है, ठीक है, उसने कौन सा फैसला किसके खिलाफ दिया था या नहीं दिया था, ये इत्तेफाक हो सकता है ना। मतलब एक अच्छा नेता भाई वो एस्पिरेशंस रखता है कि वो आए, जनता की सेवा करे, वो चुने। देखिए, हम लोग ये मानते हैं कि अगर न्यायपालिका में कोई सिटिंग जज हैं और वो लगातार फैसले दे रहे हैं, उनके फैसले लगातार टीएमसी के विरुद्ध जा रहे थे और अच्छा उनको लेकर शोरगुल मचता रहता था और अचानक से वो त्यागपत्र दें और वो बीजेपी ज्वाइन कर गए, ये क्या न्यायपालिका के लिए एक अच्छी स्थिति है? एक शिथिलीकरण की स्थिति होनी चाहिए। राजनीति में आने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन एक शिथिलीकरण की कोई स्थिति भी नहीं है। फिर वैसे स्थिति में उन्होंने जो न्याय दिया, क्योंकि आज वो भारतीय जनता पार्टी में है, सक्रिय रूप से वहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं टीएमसी के विरुद्ध, तो वो उन्होंने जो पूर्व में निर्णय दिए लगातार टीएमसी के विरुद्ध, वो न्याय के पैमाने पे कितने खड़े रहे, ये मामला उठता। अभी हम लोग राज्यपाल को लेकर चर्चा कर रहे थे, पंजाब के राज्यपाल जो है कि वो बजट सत्र बुलाने के लिए तैयार नहीं थे वो, और अंततः पंजाब के सरकार को राज्यपाल बजट सत्र को आमंत्रित करें, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। तो अगर इस प्रकार के बुनियादी मामले भी सुप्रीम कोर्ट में जाए तो ये केंद्र राज्य समन्वय के लिए अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो पहले ही काफी ज्यादा बोझ है, तो छोटे छोटे हर विवाद, हर जगह विवाद पैदा हो, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे, इससे जो एक जो प्रशासन की व्यवस्था होती है उसकी गति भी काफी धीमा हो जाती है। तो ये कहना कि नहीं ना हम खाएंगे ना खाने देंगे वाले फॉर्मूले को डिस्टर्ब किया जा रहा है। देखिए, वो तो इलेक्टोरल बॉन्ड सामने में है और यहाँ पे, और प्रधानमंत्री की पहले से भी छवि रही थी जो विपक्ष के ऊपर टारगेट होता है, विपक्ष से ही कोई नेता अगर फिर एनडीए गठबंधन में जुड़ जाए तो अब तो वो उसके एक नहीं कितने प्रकार के उदाहरण है, वो उन उदाहरणों से एनडीए भरी पड़ी हुई है। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि केंद्र राज्य संबंध कैसे हो। हमारे संविधान एक तरह से सहयोगात्मक संघवाद, सहकारी संघवाद की बात करती है, लेकिन यहाँ पे जब विपक्षी एक तरह से केंद्र में अलग, राज्य में अलग सरकारें बन जा रही हैं तो स्थितियां बड़ी विपरीत हो जा रही हैं। बंगाल पर दोबारा लौटते हैं। आपको क्या लगता है राहुल लाल जी, बंगाल में जो चुनाव होगा उसके मुद्दे क्या होंगे? क्या धर्म शामिल हो चुका है वहां के मुद्दों में? धार्मिक आधार पर वोटिंग होगी? देखिए, चुनाव आचार संहिता के अनुसार धार्मिक मामले होने नहीं चाहिए, लेकिन नहीं होने चाहिए, वो तो आइडियल सिचुएशन है। मैं जमीनी सिचुएशन की बात कर रहा हूं। अबुल जी जमीनी स्तर पे वो शामिल हो चुका है। देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर ये चीज कह रही है, क्योंकि हमें याद है कि पिछले बार रामनवमी के समय बंगाल में हिंसा हुए थे, गुजरात में भी हिंसा की घटना घटी थी, जिसके महाराष्ट्र में भी हिंसा की घटना घटी थी, अलग अलग जगहों पर घटना घटी थी। लेकिन मुख्यमंत्री अगर ये बयान दे रही है, मैं उस बयान को बुरा नहीं मानता कि हाँ उनको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और इस बार चुनावी वर्ष है। लेकिन इसके बाद बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रिया है, प्रधानमंत्री की तरफ से जो प्रतिक्रिया है कि रामनवमी आ रहा है, हम तो सन के सफर के तैयार होकर जाएंगे, देखते हैं कौन मदद कर लेता है। चुनावी भाषण में इस प्रकार से ये जो भाषण है, ये उकसाने वाले भाषण के रूप में आ जाता है। ठीक है, अरविंद जी का शामिल हो चुका है। जी, देखिए, बंगाल को पोलराइज करने की कोशिश बड़े पैमाने पर हुई है और हो रही है, और मैं तो मानता हूं कि 3-4 चुनाव के बाद कायदे से अब उन चीजों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे कुछ खास लाभ हुआ नहीं। सोसाइटी का जो नुकसान होना है वो अपनी जगह हुआ है, लेकिन चुनावी फायदा उससे नहीं हुआ बंगाल। तो बंगाल में चुनाव जीतने के लिए ममता को भी और उससे भी ज्यादा बीजेपी ये कोशिश करनी चाहिए कि कुछ नए ढंग से चीजों को उठाएं। गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस है, पार्टी का अपना लाइन और चीजों से वो जाति और धर्म बंगाल में प्रभावित नहीं हुआ है। आप उन चीजों को क्यों उठा के फिर बार बार
मैं तो कह रहा हूँ कि बार बार हारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? लोकसभा से ठीक लेकर है। पंचायत तक का चुनाव हार गए सीट पे। और ये आज से नहीं है, ये 10 साल 15 साल से ये चल रहा है। जब से लेफ्ट गिरा है तब से बीजेपी ने वो चलिए। जगह तो भरी है। अरविंद जी आप हमारे साथ बने रहिए, आलोक जी आप भी हमारे साथ बने रहिए, राहुल लाल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम ले रहे हैं और किस्सा कुर्सी का मैं आगे कुछ और खबरों के साथ हाजिर होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद।